Good to see you all. This is Harshi, your civics buddy. Today we are doing chapter number 5, which is marginalization of your course book. So the topics that we are covering today, who are marginalized group of the society, कौन-कौन से group है हमारी society में जो marginalized है. Marginalized का मतलब होता है margins पर, right? So you all have textbooks or text copies. उसमें margins mention होते हैं, like this board is also you can see this. तो ये margins है, right? तो marginalization का मतलब होता है वो लोग जो सोसाइटी से अलग हो गए हैं, यानी कि किनारे पर आ गए हैं, margins पर आ गए हैं, right? So who are marginalized groups of the society? Scheduled caste and scheduled tribes and other backward classes like OBCs. तो हम इन मार्जिनलाइज कम्युनिटी के बारे में आज बात करेंगे इस चैप्टर में. सो लेट अस बिगिन. सम ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ चिल्ड्रन belonging to marginalized community in our country are not giving food under the midday meal scheme until other children have eaten, face consent, humiliation, being forced to clean toilets, etc. So आज भी although डेमोक्रेसी का जो पिलर है वो इक्वालिटी है, बट स्टिल आज भी बहुत सारी जगह. सो वी ऑल नो द पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी इज इक्वालिटी, राइट? स्टिल सम अनइक्वालिटी इज ऑल्सो बीइंग प्रोसेस्ड इन आवर सोसाइटी. आज भी अनइक्वालिटी प्रैक्टिस में है, जिसका एग्जाम्पल है जैसे लाइक मिड डे मील है. मिड डे मील दिया जाता है, ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जो गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलती है. गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करती है. इसमें जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फूड इन द ब्रेक, राइट? तो कुक्ड फूड दिया जाता है उनको. एक तो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती है, क्योंकि बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो विलेजेस में हैं या कहीं और ऐसे रूरल एरियाज में बने हुए हैं, तो उनमें क्या प्रॉब्लम होती है, बच्चों में न्यूट्रिशन का इश्यू होता है, राइट? तो क्योंकि उनको उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी फैमिली है, वो उतने ज्यादा फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं. सो दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन. तो पहला तो ये माल न्यूट्रिशन को ओवरकम करता है. बच्चों पढ़ते हैं, लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ है, क्योंकि अदरवाइज क्या करते हैं पेरेंट्स जो रूरल एरियाज में होते हैं, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल, दे आर सेंडिंग द चिल्ड्रन ऑन वर्क, कि जितने लोग अर्न करेंगे उतना हमारा क्या लाइफ स्टाइल जो होगा वो अच्छा होगा, राइट? तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे अनएजुकेटेड ही रह जाते हैं, राइट? तो मिड डे मील की वजह से क्या होता है कि बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए भी आते हैं और उनकी माल न्यूट्रिशन का इश्यू भी रिजॉल्व होता है, बिकॉज दे आर गेटिंग फूड इन द स्कूल ओनली. लेकिन अनइक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, या फिर हम बात करेंगे मार्जिनलाइज ग्रुप. मार्जिन, एज आई टोल्ड यू, किसी भी बुक में किसी भी चीज में, जैसे ये मार्जिन है, दीज आर मार्जिन्स. तो मार्जिन्स क्या होते हैं, जो किनारे पर कर दिया जाता है, राइट? जो माइनॉरिटीज होती हैं, वी ऑल नो माइनॉरिटीज एंड मेजॉरिटीज. तो मेजॉरिटीज होती है जो पर्टिकुलर जो बाइफिकेशन होता है वो लैंग्वेज के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे, बहुत सारे लाइक जिसमें मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन जो होगा वो पीपल मेजॉरिटी में आ जाएंगे, कुछ रिलीजन के लोग होंगे जो माइनॉरिटी में आ जाएंगे. तो जो माइनॉरिटीज होती है मोस्टली दे आर कमिंग टू द मार्जिन्स. वो किनारे पर आ जाती है. किनारे पर आना मतलब उनको बाकी सब फैसिलिटीज जो मेजॉरिटी को मिल रही है वो नहीं मिल पाती है, और उनका उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ना ही इकोनॉमिकली और ना ही सोशली, राइट? तो अब हम इस चैप्टर में इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे. मार्जिनलाइज जो ग्रुप्स हैं, जो सोसाइटीज हैं, जो SC, ST, OBCs हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे मिड डे मील में जो माइनॉरिटीज हैं उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है, बट एंड ऑफ द लाइक जब सारे बच्चे खा लेंगे खाना, तो माइनॉरिटीज को फूड दिया जाता है या फिर उनसे टॉयलेट्स क्लीन कराए जाते हैं. तो इस तरीके के अनइक्वालिटी बिहेवियर और प्रैक्टिसेस are still existing in our
society. So social inequalities are the biggest hindrance in smooth functioning of the democratic government. So हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. इनइक्वालिटीज जो है, इन डेमोक्रेटिक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स देता है, बट स्टिल अनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में, जो कि डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, उसकी फंक्शनिंग इम्पैक्ट होती है. इन आवर सोसाइटी सोशल इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट सिंस टाइम्स इममेमोरियल. इममेमोरियल का मतलब याद भी नहीं है कब से ये प्रैक्टिस में है. इममेमोरियल, राइट, यानी बहुत 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 पहले से ये प्रैक्टिसेस कंटिन्यू है. Traditionally, the Indian society had been divided into various castes and subcastes, गिविंग स्कोप फॉर सोशल हायरार्की. तो ये प्रैक्टिस बहुत पहले से चल रही है, राजा महाराजाओं के टाइम से, उनसे भी पहले से, कि कास्टिज्म को तब भी माना जाता था. और जो लोअर कास्ट जो लोग थे, जो लोअर कास्ट पीपल थे, वो इतने डिग्रेड होते चले गए कि आज तक भी उनका जो स्टेटस है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वहां तक नहीं पहुंच पाया है, राइट. सो वर्ण सिस्टम यानी कास्टिज्म, वर्ण सिस्टम which developed during the ऋग्वैदिक पीरियड. किस पीरियड में? ऋग्वैदिक पीरियड में. gradually became very rigid and passage of time. so जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सो ऋग्वेद के टाइम की बात कर रहे हैं, सो ऋग्वैदिक पीरियड में भी वर्ण का मेंशन है. ऋग्वेद के अगर आप वेद पढ़ेंगे तो उसमें भी वर्णों का मेंशन किया गया है. तो वर्ण के बेसिस पे यानी कास्ट के बेसिस पर सोसाइटी डिवाइडेड थी, राइट. सो इन द सोशल हायरार्किकल ऑर्डर व्हिच वाज फॉलोड इन एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, उसमें मेन 4 वर्ण होते थे. 4 वर्ण यानी 4 कास्ट होती थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड वैश्य. पुराने ऋग्वेद के टाइम पर भी ये कास्टिज्म होता था. सो ब्राह्मण एंड क्षत्रिय enjoyed higher status and commanded great respect, followed by the Vaishyas and Shudras were at the last position in this order. तो अगर इनकी ऑर्डर में बात करें तो सबसे ऊपर ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के नीचे सेकेंड लेवल पर क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से नीचे वैश्य थे, एंड देन शूद्र थे, राइट. इस तरीके से हमारी सोसाइटी डिवाइड थी. द शूद्रास वर कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स, राइट. सो छुआछूत, अनटचेबल्स शूद्र थे, उनको अनटचेबल्स बोला जाता था. एंड वर सपोज टू सर्व द अपर कास्ट, the Brahmins, the Kshatriyas and the Vaishyas. So what they used to do, what the Shudras used to do, they were supposed to serve the higher castes, right. So जो Brahmins हैं, जो वैश्य हैं, जो क्षत्रिय हैं, उनको सर्व करना, जो उनके लिए काम करना, वो किनका काम होता था? शूद्र का होता था. उनको अनटचेबल्स भी बोला जाता था. The condition of the Shudras was very miserable. They were ill treated and deprived for their basic rights. उनको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था कि तुम तो शूद्र हो, अनटचेबल. उनकी छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे, उनको मंदिर में जाने की अलाउड नहीं था. उनको जहाँ ब्राह्मण्स या वैश्य या फिर क्षत्रियों के बच्चे पढ़ते थे वहां पर शूद्र को इनफैक्ट एजुकेशन के राइट भी नहीं थे. तो बहुत सारे राइट जो बाकी वर्ण को थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को वो राइट्स नहीं थे. So they were not allowed to enter the temples to draw water from the public wells. कुओं से पानी नहीं निकालने दिया जाता था शूद्र को. In this chapter, we will try to understand the condition of these oppressed people in the modern time and the steps taken for their upliftment. तो ये अभी हमने थोड़ा सा समझा कि इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या, हम बात करेंगे जो हमारी सोसाइटी आज तक डिवाइड है, जो ऋग्वेद के टाइम पे या उससे भी पहले से डिवाइडेड थी. जो हमारी सोसाइटी 4 वर्णों में डिवाइड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. उसमें जो शूद्र हैं उनको सबसे लोअर लेवल पर रखा जाता था
उनको सबसे छोटा समझा जाता था और उनका काम होता था बाकी अपर कास्ट को सर्व करना, यानी उनके काम करना. सो दे वर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द टेम्पल्स, दे वर नॉट अलाउड टू गेट द एजुकेशन. सो बहुत सारे ऐसे चीजें थी. तो ये तब से चलता हुआ आया है और आज भी कहीं ना कहीं ऑल्दो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, बहुत सारे लॉज बने हैं, एक्ट्स बने हैं SCs, STs और OBCs के अपलिफ्टमेंट के लिए, बट स्टिल इट एग्जिस्ट इन द मार्केट. सो वी विल लर्न अबाउट दीज कास्ट इन दिस चैप्टर. Who are marginalized group of the society. So marginalized group हमने पढ़ा कि मार्जिन्स जो बिल्कुल किनारे कर दिए गए हैं सोसाइटी में. यू कैन अंडरस्टैंड एज इंडिया. आप इंडिया में देखो तो जो मेजॉरिटी में ग्रुप्स हैं वो सेंटर में आ गए हैं और जो माइनॉरिटीज में वो समझ लो किनारे पर आ गए हैं. तो वहां तक डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाता, वहां उनका स्टेटस अपलिफ्ट नहीं हो पा रहा है. आज भी बहुत सारी चीजें उनकी वैसी ही है जो पहले होती थी, राइट. सो दीज आर द ग्रुप्स विद इन द सोसाइटी विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन. तो इन्हीं सोसाइटीज के साथ सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन ये लोग फेस करते हैं और दे आर मोर प्रोन टू पॉवर्टी क्योंकि इनके इकोनॉमिकल स्टेटस अपलिफ्ट नहीं हो पा रहे. दे आर नॉट हाईली एजुकेटेड और उनको फाइनेंशियली भी दे आर नॉट साउंड. तो क्या हो रहा है, अगर एक जेनरेशन का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो नेक्स्ट जेनरेशन का डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है. तो वो जेनरेशन टू जेनरेशन क्या हो रहा है, उनका स्टेटस अपलिफ्ट नहीं हो रहा है. ऑल्दो गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अब बहुत इम्प्रूवमेंट आए हैं इन कास्टिज्म को लेकर, इन अनटचेबल्स को, SC, STs, OBCs और ट्राइबल्स को लेकर बहुत चेंजेस अब आज की सोसाइटी में हुए हैं. सो दे रिमेन सेग्रीगेटेड फ्रॉम द सोसाइटी फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू इकोनॉमिक एंड सोशल कॉजेस. तो क्या होता था, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, कौन कौन से ग्रुप है मार्जिनलाइज्ड? ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ST, SC, OBCs, अदर बैकवर्ड क्लासेस और जो हमारे ट्राइबल पीपल होते थे और माइनॉरिटीज, राइट. ये आते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में. तो क्या होता था, दे रिमेन सेग्रीगेटेड मतलब बिल्कुल अलग हैं. इनको अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है. तो इस वजह से उनका जो डेवलपमेंट है वो आज भी कंप्लीटली नहीं हुआ है, राइट. सो द डिप्रेस्ड क्लास लाइक शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटीज एक्सेट्रा, ये ग्रुप है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, राइट, are now recognized by economically weaker sections of the society also known as marginalized section. तो इन कास्ट के लोगों को शेड्यूल कास्ट यानी कि SCs, बैकवर्ड क्लास यानी कि OBCs, शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि STs और माइनॉरिटीज, इन सबको एक ग्रुप में रखा गया है विच इज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप और वी कॉल इट इकोनॉमिकली वीकर ग्रुप. The Constitution of India has made considerable provisions for their benefits and has provided them with special privilege. अब गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज फॉर्म हुए हैं. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो खुद इसी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के फादर बोले जाते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स अवेलेबल कराए हैं. इनके स्टेटस के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे लॉज बने हैं. इनको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दी जा रही हैं एंड they are also having a status in the society now. but इसमें बात होगी पहले क्या होता था और कहीं कहीं ये अभी भी प्रैक्टिस होती है. Now scheduled caste and scheduled tribes, right? So scheduled caste के बारे में बात करेंगे पहले. Scheduled caste means SCs. The Constitution of India does not clearly define the term scheduled caste, but we can simply say that the caste which were formerly treated as untouchables are known as scheduled caste. So जो पहले शूद्रास होते थे जिनको untouchables बोला जाता था,
वो बेसिकली शेड्यूल कास्ट, आज की डेट पे उनको शेड्यूल कास्ट बोला जाता है और इनको अनटचेबल्स बोला जाता है. द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फॉर्मली स्टेशन्ड एट द बॉटम ऑफ द लोकल सोशल लेडर. अगर हम कास्ट के अकॉर्डिंग एक लेडर बनाए, एक सीढ़ी बनाए, तो शेड्यूल कास्ट सबसे लोअर लेडर पर सबसे पहला जो प्लेस होगा नीचे से वो शेड्यूल कास्ट का होगा, राइट. तो सबसे स्टार्टिंग का या सबसे निचला स्टेटस जो माना जाता है वो माना जाता है शेड्यूल कास्ट का. सो अकॉर्डिंग टू द सेंसस कंडक्टेड इन 2011 एक सर्वे कराया गया था. So they nearly account for 16.6% of the total Indian population. So 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट एससी है शेड्यूल कास्ट में? 16.6%. और इनको क्या माना जाता है? इनको माना जाता है दलित या फिर अनटचेबल्स. और गांधी जी ने भी इनके लिए किया था, इनका नाम दिया था हरिजन्स, राइट. हरिजन्स यानी जो भगवान के लोग होते हैं, हरि मतलब भगवान, जन माने लोग, जो हरिजन्स इनको नाम दिया था महात्मा गांधी ने. नाउ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक इसी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का एक और सेक्शन है विच इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स. So there is no clear definition available in scheduled tribes, but in simple words we can define the scheduled tribes as socially discarded and economically backward. यानी कि ना तो ये सोशल है, सोशली डिस्कार्डेड यानी सोशल लाइफ इनकी बिल्कुल अलग है, ये नॉर्मल सोसाइटी से बिल्कुल अलग है, कटे हुए हैं. और एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड मीन्स दे आर नॉट well off financially, right? So they are about 8.6% of the Indian population as per the 2011 census. They mostly reside in forest and hilly areas. तो हम बात कर रहे हैं ट्राइब्स की. अगर आज भी हम ट्राइब्स के बारे में पूछे, so what image you will have in your mind, right? ट्राइब्स के बारे में अगर कभी भी like we have a स्टीरियोटाइप इन आवर माइंड, राइट. तो जैसे कि वो उतने अच्छे, उनका ड्रेसिंग सेंस उतना अच्छा नहीं होता है, कुछ कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के हेड गियर्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, राइट. और शिकार करते हैं, दे आर हंटिंग पीपल. जो अभी और ज्यादातर ये लोग जंगल में रहते हैं. सो वी वुड बी हैविंग दिस काइंड ऑफ अ इमेज इन आवर माइंड. जितना हमको पता है ट्राइब्स के बारे में, जितना हम ट्राइब्स के बारे में जानते हैं, तो ट्राइब्स ये लोग कहाँ रहते हैं? दे आर रिसाइडिंग इन फॉरेस्ट, जंगलों के अंदर रहते हैं या फिर हिली एरियाज में रहते हैं, राइट. और ये बिल्कुल ही सोशली डिस्कार्डेड होते हैं, लाइक अपने जो सोसाइटी होती है उससे बिल्कुल अलग ही कटे हुए हैं. अपने कम्युनिटी में यानी कि जितनी भी फैमिलीज हैं सोशल ट्राइब्स की, तो वो एक साथ रहती है, बस उनका अपने लोगों से ही मतलब होता है. वो सोशली कंप्लीटली डिस्कार्डेड होते हैं. और आजकल क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा जंगल कट गए हैं, तो जंगल में रह नहीं पाते हैं, तो हिली एरियाज पे you'll find them this scheduled tribes. तो हिली एरियाज में क्योंकि अब जंगल बहुत कम बचे हैं, तो उनका लाइवलीहुड क्या था? उनका लाइवलीहुड फॉरेस्ट था. तो वो फॉरेस्ट से जो भी चीजें मिलती थी, लाइक टिम्बर मिलता था, मेडिसिन मिलता था. एंड यू वॉन्ट बिलीव कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, दे वर वेरी एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, राइट. कभी भी इफ यू विल सी, अगर आप कभी ट्राइब्स के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ो, सो यू विल फाइंड दैट कि ट्राइब्स को ट्राइब्स बिकॉज उनके कोई डॉक्टर्स नहीं होते थे, कोई हॉस्पिटल नहीं होते हैं, अभी भी नहीं होते हैं, so they are well versed with the medicinal plants और ये अपने आप को खुद ही ट्रीट कर लेते हैं, right. So they were so aware of the different types of plants. और वो उनकी जो लाइवलीहुड थी वो फॉरेस्ट होती थी, तो क्या करते थे, जो फॉरेस्ट से चीजें मिलती थी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टिम्बर, मेडिसिन, बहुत सारी चीजें, गम, रेजन्स, ये सब चीजें जो मिलती थी, हनी, वैक्स, ये क्या होता था, ये बाहर देते थे और उस तरीके से अपना जीवन यापन इनका जो होता था, जो इनकी लाइफ डिपेंडेंट थी, वो फॉरेस्ट से कनेक्टेड ही थी. बट अब क्या किया है, अब ये हुआ है कि हम लोगों ने
अपने डेवलपमेंट के लिए उनका डेवलपमेंट स्टॉप कर दिया है. वी हैव कट डाउन द फॉरेस्ट एंड दे पीपल आर होमलेस. अब दे आर शिफ्टिंग टू द सिटीज. और क्या हो रहा है कि अब वो अपने आप को मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं बिकॉज दे आर नॉट, बिकॉज ना तो वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, ना उनको इस सोसाइटी से मैच कर पाना उन लोगों को बहुत मुश्किल है क्योंकि उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है. ट्राइबल्स मोस्टली दे आर स्पीकिंग देयर ओन लैंग्वेज, डिफरेंट तरीके की लैंग्वेज होती है. सो एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप देखो इंडिया में 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस है, राइट. इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो ट्राइबल पीपल बोलते हैं और इनके डिफरेंट कस्टम्स है. इनके दे आर नॉट बिलीविंग इन गॉड लाइक अस, जैसे हम बिलीव करते हैं गॉड्स में. ये इनके भगवान कौन होते हैं? ये अपने भगवान मानते हैं नेचर को, अपने पेड़ों को, पौधों को, नदियों को, पहाड़ों को. ये उनकी पूजा करते थे. दे यूज टू वर्शिप दीज नेचुरल थिंग्स, राइट. तो ना इन चीजों को ये भगवान मानते थे और उनकी पूजा करते थे. They have different language. They also have well versed with the medicinal plants, right? तो social tribes अगर हम सोचे तो इनके अगर आज की डेट में हम अगर एक बात करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी की, तो ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में we will understand that ठीक है, इनके different dances होते हैं, different folk dances, music अलग है, और ये हंटर्स बेसिकली होते हैं, डिफरेंट ऑर्नामेंट्स, कुछ डिफरेंट हेड गियर्स होते हैं, बहुत ऑकवर्ड ड्रेसिंग स्टाइल होता है, राइट. हम यही समझते हैं बट ऐसा नहीं है, राइट. तो ये है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में. और कितना कंट्रीब्यूशन है? 8.6% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन. और शेड्यूल्ड कास्ट का कितना था? 16.6% एज पर 2011 सेंसस. एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का यानी एसटीज का 8.6% as per the 2011 census. Now, the Government of India Act 1935 first time brought the term scheduled caste into use, right? तो सबसे पहले हमारे गवर्नमेंट में 1935 में ये वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था, शेड्यूल्ड कास्ट, राइट. तो अब हम बात करेंगे केस स्टडीज अबाउट द ट्राइबल कम्युनिटी. द आदिवासीज, इनको क्या बोला जाता है? इनको आदिवासी भी बोला जाता है, राइट. आदिवासीज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स. So the Adivasis, literally speaking, the term Adivasis means original inhabitants. ये actual, original means actual, inhabitants means रहने वाले. So जंगलों में ऐसा नहीं कि ये अभी रह रहे हैं. They were staying in the forest. Generation and generations are passing in the forest only, right? उनके forefathers, उनके भी forefathers वो सब forest में रहते थे, right? तो बेसिकली दे आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स. आदिवासी, वासी मतलब रहना, आदि मतलब आदिकाल से, लाइक लॉन्ग लॉन्ग अगो, राइट. सो दे आर स्टेइंग इन द फॉरेस्ट. सो दे लिव इन हिली एरियाज इन अमाउंट ऑफ 8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. तो अब ये हिली एरियाज में भी रहते हैं, फॉरेस्ट में भी रहते हैं, जंगलों में बेसिकली ये लोग रहते हैं. और कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है? 8% इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल पॉपुलेशन में. So more than 500 आदिवासी ग्रुप्स आर फाउंड इन इंडिया. 500 से ज्यादा ग्रुप्स हैं इंडिया में आदिवासी कम्युनिटी के या ट्राइबल कम्युनिटी के. So their way of living is also different from the other section of the society. As I told you कि इनका रहना, इनका खाना, इनका पहनना, इनकी लैंग्वेज, इनका कल्चर सब कुछ अलग है हमारी सोसाइटी से. So these Adivasis have their own distinct culture and lifestyle. So they practice their own religion, which is different from Hinduism, Christianity. Like कोई हिंदुइज्म को फॉलो करता है, कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, कोई सिखिज्म को फॉलो करता है, कोई जैनिज्म को फॉलो करता है एज पर आवर रिलीजन. लेकिन ट्राइबल्स का जो रिलीजन है वो कंप्लीटली डिफरेंट है. दे आर नॉट फॉलोइंग Hinduism, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism. So they worship nature and influenced by the different religion in their surroundings like Vaishnavism, Bhakti, etc. और वो किसकी पूजा करते हैं?
ट्राइबल्स की बात करें तो वो करते हैं पूजा पेड़ों की, नदियों की, पहाड़ों की, इस तरीके से नेचर की वो पूजा करते थे. They speak their own languages. Most of the languages spoken by them are as old as Sanskrit. इतनी पुरानी languages वो लोग बोलते हैं, जैसे संस्कृत सबसे पुरानी language है, उसी तरीके से जो ट्राइबल पीपल जो लैंग्वेज बोलते हैं ये भी उतनी ही पुरानी है. Most of the Adivasis live in the state of Bihar, Bengal, Odisha, Rajasthan, Chhattisgarh and the north-eastern part of India. कहाँ मिलेंगे जो आदिवासी ट्राइब्स है? ये मिलेगी आपको बिहार में मिलेगी, वेस्ट बंगाल में you'll find them, ओडिशा में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं ट्राइबल कम्युनिटी के, गॉन्स, संथल्स, भील्स, नागा, खासी, गारो एक्सेट्रा. ये सब कुछ ट्राइबल कम्युनिटी के नाम है, क्योंकि 500 से ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज हैं हमारी इंडिया में. आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ आदिवासीज लिविंग इन इंडिया, राइट. तो ये आपको ये वाले एग्जाम्पल्स हैं. जैसे फर्स्ट पिक्चर है ये नागा ट्राइब की है, राइट. नागा ट्राइब जो होता है उसकी पिक्चर है और ये नागा कपल की पिक्चर है. तो सी ना इनका ड्रेसिंग सेंस कितना डिफरेंट, कलरफुल है, डिफरेंट हेड गियर्स है, डिफरेंट तरीके के ऑर्नामेंट्स दे आर वेयरिंग. इनका ड्रेसिंग सेंस भी हमारे सेंस से बहुत अलग है. और जो सेंटर वाला पिक्चर है वो है ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर रिलीजन, राइट. जो छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में भी पढ़ा है हमने SST में ही. तो छोटा नागपुर प्लेटू में भी ये एक ट्राइबल रीजन, ट्राइबल कम्युनिटी है जिसकी पिक्चर यहाँ दी हुई है. नाउ मोस्ट ऑफ देम डू नॉट हैव मच एक्सेस टू एजुकेशन एंड दे स्टिल फॉलो देयर ओन ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल. सो आज तक भी ये बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है and they are following their traditional language, traditional lifestyle. सब कुछ जो इनका शुरू से चलता आ रहा है, they are following the same. In the past until recently they had been severely exploited by the outsiders. बाहर लोगों ने इनको बहुत ज्यादा exploit किया है. So just think about it, because they people used to live on the hills or in the forest. अब फॉरेस्ट तो बहुत कट गए हैं, फॉरेस्ट का एरिया बहुत कम रह गया है अब. तो अब क्या होता है, दे हैव टू कम आउट, बाहर आना पड़ेगा इनको. तो जब ये बाहर आते हैं एंड दे आर नॉट फिटिंग इन आवर मॉडर्न सोसाइटी, बिकॉज इनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट एबल टू स्पीक आवर लैंग्वेजेस, दे आर नॉट एबल टू ड्रेस अप लाइक अस. तो जैसे ही इस तरीके के लोग यानी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग अगर सोसाइटीज में आते हैं तो इनको एज अ डोमेस्टिक वर्कर्स लोग क्या करते हैं, अपने घरों में ले जाते हैं एंड दे आर बीइंग पेड वेरी लेस अमाउंट, राइट. सबको पता चल जाता है कि ये ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं और दे आर नॉट एबल टू फिट इन आवर सोसाइटी. तो उनको डोमेस्टिक वर्कर्स, हाउस होल्ड वर्कर्स या नॉर्मल डेली वेजेस पे कुछ ऐसे ही वर्क मिलता है, बिकॉज दे आर नॉट लिटरेट, दे आर नॉट स्किल्ड. तो इनको इसी तरीके के वर्क मिलते हैं और वहां पर भी इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है. मींस दे आर नॉट गेटिंग द wages, they are not getting the amount as the other people are getting, right. So the government of India has taken several measures to boost the social and economic well-being of these people. So government इन लोगों के लिए बहुत वर्क कर रही है ताकि सोशली भी और इकोनॉमिकली भी इनको अपलिफ्ट किया जा सके. So are you getting what I'm trying to say? What I have explained you about the scheduled caste and scheduled tribes. Very good. So let's proceed further. Next topic is other backward classes. ये अभी हम marginalized group पढ़ रहे हैं. Marginalized group में we had studies about the scheduled caste, SCs and STs. अब हम बात करेंगे OBCs and minorities की. So OBCs means the other backward classes. The Constitution of India does not clearly define the backward classes. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा
इसके बारे में नहीं लिखा गया है, बट जनरली स्पीकिंग these are the weaker section of the society like scheduled caste and scheduled tribe. तो ये भी हमारे उसी weaker section में यानी marginalized group का part है. So ये marginalized group as a whole ही एक weaker section है society का. According to the Mandal Commission report, they account for 42% of the total population. OBCs कितने हैं? टोटल पॉपुलेशन का 42%, राइट. अब 2011 का सेंसेक्स हुआ है ऑलमोस्ट 10 to 12 इयर्स पहले. जब 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग एसटीज कितने थे? 16.6% थे और ट्राइबल्स कितने थे? 8.6% थे. अब ओबीसीज जो है ये 42% है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. नाउ वी वुड बी कवरिंग अनदर कम्युनिटी विच इज माइनॉरिटी. So we all know the difference between minorities and majority. So religion के बेस पे जो बहुत ज़्यादा like Hinduism, जो Hinduism, language के बेस पे, religion के बेस पे जो लोग बहुत ज़्यादा है वो होते हैं majority में और जो कम होते हैं वो होते हैं minority में. So minorities consist of those section of the society which are comparatively less in numbers. Numerically they are less, यानी numbers में वो कम है as compared to the other sections, right. तो बाकी sections की comparison में minorities जो लोग हैं वो कम है, उनका number कम है. Minorities may be in terms of religion, language, etc. और भी reasons हो सकते हैं. रिलीजन के बिहाफ पे हम बोल सकते हैं या फिर लैंग्वेज के बिहाफ पे बोल सकते हैं कि ये लोग माइनॉरिटीज में है, ये कम्युनिटी मेजॉरिटी में है. अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द माइनॉरिटीज अकाउंट ऑफ 19.4% ऑफ टोटल पॉपुलेशन. तो अभी हम वही सेम 2011 सेंसस की रिपोर्ट पे बात करते हैं. तो माइनॉरिटीज कितना है? 19.4%. Constitutional provisions for safeguarding the interest of marginalized group. So हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या प्रोविजंस है जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को या इनके राइट्स को सेफ गार्ड कर सके. सो प्रोविजन फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर कॉन्स्टिट्यूशन makers were well aware of the injustice done to the both scheduled caste and scheduled tribes, because as I told you, Dr. Bhimrao Ambedkar, he was the father of the Indian Constitution और वो भी एक शेड्यूल्ड क्लास को बिलोंग करते थे और उनको पता था कि कितना ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया है. जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इन्होंने बहुत सफ़र किया है. तो ही वॉज द फादर of the Indian Constitution, so he felt the pain of these people and made so many laws for them, right. So they made certain constitutional provision to safeguard their interest. सबसे पहला बात करेंगे हम आर्टिकल 15. So article 15 in our constitution book, ये क्या कहता है? It states that every citizen should be treated equally without any discrimination. कोई भी सिटीजन जो इंडिया का है, इंडिया में रहता है, irrespect of any religion, caste, race, sex, कोई भी इंडिविजुअल उसका क्या है? उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उसका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पर, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पर हो, चाहे वो फिनेंशियल स्टेटस पर हो, चाहे वो जेंडर के बेसिस पर हो, चाहे वो रिलीजन के बेस पर हो, राइट. सो आर्टिकल 15 बनाया गया जिसमें इक्वालिटी का राइट दिया गया. एवरी सिटीजन शुड बी ट्रीटेड equally. Next is Article 46. So as per this article, Indian Constitution states that it is the foremost duty of the state to protect all the sections of the society from social justice done to them and to forms of exploitation. So एक आर्टिकल 15 के बाद एक आर्टिकल 46 भी बना. इसमें ये बोला गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि स्टेट को उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं और उनके साथ जस्टिस हो, ऐसा नहीं हो कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है,
और they are being ill treated. तो ये आर्टिकल 46 बोलता है. नेक्स्ट इज आर्टिकल 17. It states that untouchability is abolished and its practice in form is any form it is forbidden. किसी भी तरीके से अगर ये हमारी सोसाइटी में अगर अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस फॉलो होती है तो ये अगेंस्ट द रूल है, राइट. और पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है, फाइन भी पे करना पड़ सकता है, और भी पनिशमेंट गवर्नमेंट के थ्रू, कोर्ट के थ्रू मिल सकते हैं, राइट. सो द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिस्पैरिटी ऑफ द बेसिस ऑफ अनटचेबिलिटी शेल बी पनिशेबल ऑफेंस. इसको अपराध माना गया है. पनिशेबल ऑफेंस कौन सा? आर्टिकल 17. अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को हमें स्टॉप करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को स्टॉप करना है, इसलिए अनटचेबिलिटी अबॉलिश कर दी गई है, राइट. नेक्स्ट इज आर्टिकल 338 एंड 338 सेक्शन ए. सो दे स्टेट्स दैट देयर विल बी अ नेशनल कमीशन for the scheduled caste SCs and the scheduled tribes STs, which will ensure the constitutional provisions for their upliftment are followed and implemented. एक आर्टिकल है 338, 338 और 338 सेक्शन ए. इसके अकॉर्डिंग एक कंट्री में क्या है? एक कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट. तो एक कमीशन बनाया गया है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ये कमीशन क्या करेगा? एससीज और एसटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेप्स उठाएगा, उनका स्टेटस अपलिफ्ट करेगा सोसाइटी में. आर्टिकल 164 ये क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट ऑफ बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश विल अपॉइंट अ मिनिस्टर इन चार्ज फॉर द वेलफेयर ऑफ SC, STs एंड OBCs. क्योंकि हमने पढ़ा था ट्राइबल कम्युनिटीज कहाँ ज्यादा है. ट्राइबल कम्युनिटीज राजस्थान में, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा, वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न साइड्स में ज्यादा है. तो यहाँ पर बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश में एक मिनिस्टर बनाएंगे जो कि इंचार्ज होगा किसका? वेलफेयर ऑफ, यानी कि जो कंटिन्यूस वर्क करेगा, एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा और फिर वो उस अपने अंडर में लोग अपॉइंट करेगा जो कि कंटिन्यूसली वर्क करे. किसके लिए? वेलफेयर ऑफ द SCs, STs एंड OBCs, राइट. तो ये इतने सारे प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं और ये फॉलो होते हैं, राइट. सो वेदर और नॉट दीज सेफगार्ड्स आर इम्प्लीमेंटेड. अब क्वेश्चन आता है कि सेफगार्ड्स मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट in reality are they being followed? The constitutional provision meant for the upliftment of SCs and STs have been implemented. Certain steps taken by the government in the regard as follows. अभी हमने आर्टिकल्स पढ़े थे कि as per the constitution कौन कौन से एक्ट्स बने हुए हैं. अब बात करेंगे हम कि उन एक्ट्स के बिहाफ पर गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, राइट. सो पहला स्टेप है 22.5% सीट्स आर रिजर्व फॉर देम, राइट, जिसमें से 15% तो होगी शेड्यूल कास्ट के लिए और 7.5% फॉर शेड्यूल ट्राइब्स इन गवर्नमेंट जॉब्स. तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंश्योरिंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दीज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, राइट, जिसमें आते हैं SCs, STs, OBCs, माइनॉरिटीज. तो 22.5% सीट्स जो हैं वो किसके लिए है? 15% जिसमें से कि शेड्यूल कास्ट के लिए है और 7.5 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, यानी SCs और STs के लिए रिजर्व है गवर्नमेंट जॉब्स में, राइट. नेक्स्ट इज सीट्स आर ऑल्सो रिजर्व फॉर देम इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. जितने भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और कॉलेजेस भी हैं आगे, और उन सब में सीट्स रिजर्व हैं फॉर द SCs एंड STs. द free coaching is being provided to the students of these caste groups who are appearing in various competitive examinations such as IAS and
IPS. So government is giving free coachings, free trainings to these people, SCs, STs group को क्या कर रही है, और माइनॉरिटीज को, OBCs को क्या कर रही है, फ्री ट्रेनिंग दे रही है कि जो भी लोग अपेयर होना चाहते हैं IAS, IPS, तो इनको कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है. वोकेशनल ट्रेनिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड इन ट्राइबल एरियाज. वोकेशनल ट्रेनिंग होती है कुछ स्किल्स रिलेटेड ट्रेनिंग्स की, कुछ बनाना सिखाया जाता है, कुछ मैकेनिकल ट्रेनिंग्स होती है, लाइक स्किल डेवलप करने के लिए जो ट्राइबल एरियाज होते हैं वहां पर गवर्नमेंट फ्री ट्रेनिंग देती है. कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग बोला जाता है इनको, जो कि स्किल्स डेवलप करने के लिए होती है. नेक्स्ट इज बुक बैंक्स हैव बीन सेट अप इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन to provide free books to scheduled caste and scheduled tribes candidates. तो हर स्कूल में, हर कॉलेज में और हायर एजुकेशन कॉलेजेस में भी क्या है, एक बुक बैंक बनाया गया है ताकि इसमें जो भी बुक डोनेट करना चाहता है वो उसमें बुक बैंक में डोनेट कर सकता है. सो फिर ये वाली बुक्स किनको मिल जाएंगी, इन बच्चों को मिल जाएंगी पढ़ने के लिए आगे, राइट. सो फ्री हॉस्टल एंड रेजिडेंशियल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर द गर्ल students belonging to the scheduled caste and scheduled tribes in higher educational institutions, universities, medical institute, etc. तो ये प्रोविजन किसके लिए है, ये प्रोविजन है गर्ल्स के लिए जो कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की आती है. तो ये हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज में और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं और भी जो भी हायर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर इनके रहने की फ्री अरेंजमेंट गवर्नमेंट करती है. सो फ्री हॉस्टल एंड रेजिडेंशियल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट फॉर द हायर एजुकेशन, राइट. सो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि ये चीजें फुलफिल हो और इन एक्चुअल रिजर्वेशन है. गवर्नमेंट जॉब्स में भी रिजर्वेशन है, स्कूल कॉलेजेस में भी रिजर्वेशन है, बुक बैंक्स भी इन एक्चुअल बने हुए हैं और इनको पढ़ाई के लिए बुक्स भी मिलती है गर्ल्स भी. तो ये एक्चुअली ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेड है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोविजन फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस. सो वी हैव सीन in the case of SCs and STs how government is ensuring that their provisions are safeguarded. अब हम बात करेंगे how government is ensuring to safeguard their interest in terms of other backward classes. So Article 16 Section 4 of the Indian Constitution provides reservation of seats for OBC in central and state government. So OBCs के लिए भी रिजर्वेशन कोटा है, स्टेट गवर्नमेंट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, राइट. सो जैसे SCs and STs को शेयरिंग दी गई है, सिमिलरली OBCs को भी गवर्नमेंट जॉब्स में शेयरिंग दी गई है. आर्टिकल 340 प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर टू इन्वेस्टिगेट्स द कंडीशंस ऑफ OBC एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर देयर बेटरमेंट. सो एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नाम है 340. सो आर्टिकल 340 क्या कहता है, आर्टिकल 340 बोलता है कि एक कमीशन अपॉइंट होगा, एक कमिश्नर होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो OBCs के लिए स्टेप ले, उनके बेटरमेंट के लिए स्टेप्स ले. नेक्स्ट इज एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल Kelkar Commission and Mandal Commission were set up in which year? In 1953 and 79 respectively. यानी कि 53 में केलकर कमीशन स्टेब्लिश किया गया और 79 में मंडल कमीशन स्टेब्लिश किया गया. In 1990, VP Singh recommended for the implementation of provision of Mandal Commission. अब एक कमीशन तो स्टेब्लिश कर दिया गया, राइट. कौन कौन से कमीशन स्टेब्लिश हुए, केलकर कमीशन स्टेब्लिश हुआ और मंडल कमीशन स्टेब्लिश हुआ. केलकर कमीशन स्टेब्लिश हुआ 1953 में एंड मंडल कमीशन वाज स्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1979, राइट. सो बट 1990 में कमीशन स्टेब्लिश हो गया, बट इन 1990 VP सिंह ने क्या रिकमेंड किया
कि जो मंडल कमीशन की ऑब्जर्वेशंस है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, राइट? सो वीपी सिंह रिकमेंडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ मंडल कमीशन। जो मंडल कमीशन की ऑब्जर्वेशंस है, जो उनकी रिकमेंडेशंस है, उनको इम्प्लीमेंट किया गया है जाए। वो किसने बोला? वीपी सिंह हैज कम्युनिकेटेड दिस in the year of 1990. So after a great deal of controversy, the Supreme Court gave the following verdict on OBCs. तो अब सुप्रीम कोर्ट ने, हमने लास्ट क्या देखा? जुडिशरी पढ़ा था लास्ट चैप्टर। तो जुडिशरी का क्या मेन रोल है? जो एक्ट्स बनाना और लॉ फॉर्म करना वो पार्लियामेंट का वर्क है, राज्यसभा एंड लोकसभा का। उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हो, ये किसका काम है? एग्जीक्यूटिव बॉडी का। एंड आफ्टर दैट अगर कोई वायलेशन ना हो, वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और लोगों के राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? दे आर कमिंग टू दी कोर्ट्स, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया ओबीसीज के लिए? So 27% seats will be reserved for the OBCs in government jobs, right? So SCs और STs से भी ज्यादा जो जॉब्स रिजर्वेशन कोटा मिला वो 27% सीट्स का मिला। किसको? ओबीसीज को। द आर्म्ड फोर्सेस इन सेंसिटिव हायर पोस्ट विल बी केप्ट आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ रिजर्वेशन। आर्म्ड फोर्सेस जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं वो बहुत सेंसिटिव एरिया होता है किसी भी कंट्री का। किसी भी कंट्री के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटीज कहाँ बेस्ड होती है? आर्म फोर्सेस पर ही बेस्ड होती है। तो इसको अलग रखा गया रिजर्वेशन कोटा से। आर्म्ड फोर्सेस एंड हायर पोस्ट विल बी केप्ट आउटसाइड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ रिजर्वेशन। ये किसने बोला? ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में बोला है कि 25% रिजर्वेशन कोटा इज अलॉटेड फॉर द ओबीसीज इन द government jobs, but armed forces and higher posts are kept away from the preview of reservation. Next is OBCs are given relaxation to clear civil services examination. AIS examination we have learned in the last chapter. So civil services के जितने examinations होते हैं उनको relaxation दिया जाता है in terms of marks, right? So 7 attempts instead of 4. Like अगर कोई नॉर्मल या जर्नल कैटेगरी का कोई पर्सन है, वो अगर अप्लाई करता है तो how many times he or she can apply in the civil services? Only 4 times. But special provision have been given for the OBC students. They can appear in the exam for 7 times, right? So 7 attempts instead of 4. And are also given relaxation in qualifying marks in written examination and in interviews. So Supreme Court ने ये order दिया किसके लिए? For the upliftment of the backward classes, that they can appear in the exam how many times? 7 times in civil services instead of 4 times, and they are also given relaxation on the qualifying marks. Okay? उनके लिए qualifying marks कम होते हैं और इंटरव्यूज में भी उनके स्कोरिंग में मीन्स उनका जो स्कोर होता है लीनियंट स्कोरिंग होती है, और रिटन एग्जाम्स और इंटरव्यूज में उनको अगर उनका स्कोर कम भी है तो भी उनको चांस दिया जाएगा एज पर द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं ओबीसीज को? 27% सीट्स रिजर्व्ड इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब, आर्म फोर्स और हायर पोस्ट को इस प्रीव्यू से अलग रखा हुआ है। एंड ओबीसीज को अगर सिविल सर्विसेज की वो तैयारी करते हैं तो दे कैन अपीयर 7 टाइम्स, एंड दे आर ऑल्सो they are also qualifying at less score and less interview marks as well, right? Implementation of these provision. अब ये इतने सारे provisions की बात हमने की है SCs के केस में, STs के केस में, OBCs के केस में। अब implementation of these provisions. So the Supreme Court of India has ordered the Union central government to implement 27% reservation quota for 1238 backward classes.
कितनी कम्युनिटीज, कितनी क्लासेस इसके अंदर या कितने कास्ट इसके अंदर रजिस्टर्ड है 1238 बैकवर्ड caste are registered in this category. So as per the verdict of Supreme Court, so it is asked from the central government to provide 27% of the quota to the other backward classes. Right, next is relaxation in upper age limit by 3 years in direct recruitment in the government service is also given. Right, 3 साल का और मार्जिन दिया जाता है, क्योंकि जब भी हम किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में अप्लाई करते हैं सो मिनिमम एंड मैक्सिमम एज बार उसमें मेंशन होता है. तो मिनिमम एज बार और मैक्सिमम एज बार में यानी कि 3 साल का इनको रिलैक्सेशन दिया गया है. ओबीसीज जो होते हैं इस कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनको 3 साल का प्रोविजन दिया है. अगर ये 3 साल एज में बड़े भी हैं तो भी इनको कंसीडर किया जाएगा. राइट, सो अपर एज लिमिट बाय 3 years इन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज is also given as per the verdict of Supreme Court. Right, children? So children, next topic is constitutional provision to safeguard the interest of minorities. So we have discussed about the provisions for SCs, STs and OBCs. Now we would be talking about the minorities. So the Constitution of India has laid down certain provision in Article 29 and 30 to safeguard the interest of the minorities. तो इनके लिए आर्टिकल कौन सा है 29 और आर्टिकल 30 में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं. क्या? Any person residing in any part of the Indian territory having distinct language, culture and tradition shall have the right to conserve the same. So जो minorities हैं, जो minorities में लोग हैं, minority community के लोग हैं, वो इंडिया में कहीं भी रहते हो दे कैन कंजर्व. क्या कंजर्व कर सकते हैं? लैंग्वेज कंजर्व कर सकते हैं, अपनी कल्चर कंजर्व कर सकते हैं, ट्रेडिशन कंजर्व कर सकते हैं एंड दे कैन फॉलो देम. राइट, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, हमारा राइट है. कौन सा? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंदर. Now, no citizen shall be denied admission in any institution run by the government or using government aid or state funds on the ground of caste, religion, race, language, etc. अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है किसके लिए? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट सुप्रीम कोर्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी सिटीजन, नो सिटीजन shall be denied admission, किसी को भी एडमिशन देने से मना नहीं करना इन एनी इंस्टीट्यूशन रन बाय द गवर्नमेंट और यूजिंग गवर्नमेंट एड, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो या तो गवर्नमेंट रन करती है या गवर्नमेंट उसमें पैसा देती है उसको रन करने के लिए, और स्टेट फंड्स ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज एटसेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल द माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टेब्लिश and administer their educational institution. जो minorities में लोग हैं वो अपने खुद के institution भी establish कर सकते हैं. Article 350B, right? Article 350 है, उसका section B of the Indian Constitution authorities the President of India to appoint a special officer to safeguard the interest of linguistic minority group, यानी कि लैंग्वेज के बिहाफ पे. राइट, सो एज पर आर्टिकल 350 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज, किसको ऑथराइज करते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. किस लिए? टू अपॉइंट अ स्पेशल ऑफिसर, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आर्टिकल 350B के अंदर ये राइट है कि वो एक कमिश्नर अपॉइंट करे जो कि किनके वेलबींग के लिए और जिनके किनके प्रोविजन सेफगार्ड करे? माइनॉरिटी के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी लैंग्वेज के बिहाफ पर जो माइनॉरिटी है उनके वेलफेयर के लिए वर्क करे. एक कमिश्नर अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे. He is also empowered to nominate 2 members from the Anglo-Indian community in the लोकसभा. ये हम पढ़ चुके हैं कि प्रेसिडेंट के पास राइट होता है
कि वो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकते हैं so that they could get adequate representation. So एंग्लो इंडियंस का भी रिप्रेजेंटेशन होता है लोकसभा में, और प्रेसिडेंट एक पर्सन, एक कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं जो कि माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए वर्क करे. The rights of the minorities are fully protected in our country. Our constitutional experts have made enough provision to safeguard the interest of the marginalized group. These provisions have also been implemented. So as per the Constitution of India, we have so many articles to prevent their rights, or these are implemented as well. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स बना दिए गए हैं, आर्टिकल्स बना दिए गए हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. इन रियलिटी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है. तभी तो माइनॉरिटीज का, तभी तो जितने भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, चाहे वो एससीज हो, एसटीज हो, ओबीसीज हो, माइनॉरिटीज हो, सबका स्टेटस अपलिफ्ट हो रहा है. राइट. सो ग्राउंड रियलिटी पे वर्क हो रहा है. Relation between social and economic inequalities. क्या रिलेशन है किसमें? सोशल inequalities and economic inequalities में क्या रिलेशन है? So India is a vast country where both social and economic inequalities exist. Social status में भी और economic status में भी. कोई बहुत पुअर है, कोई मिडिल क्लास है, कोई अपर क्लास है, कोई नॉर्मल क्लास है. राइट. तो इकोनॉमिकल भी इनइक्वालिटीज है और सोशली भी इनइक्वालिटीज है. कुछ कम्युनिटीज सोशली बहुत इक्विप्ड है, दे आर वेरी एजुकेटेड, देयर ड्रेसिंग सेंस, देयर स्पीकिंग, और उनको वो लैंग्वेजेस आती हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज्ड है. तो वो लोग सोशली भी उनका स्टेटस और इकोनॉमिकली, लेकिन इसमें अभी भी इनइक्वालिटी है. राइट. सो बोथ आर डिफरेंट इन एस्पेक्ट बट आर लिंक्ड टू ईच अदर. राइट. दोनों अलग है क्योंकि एक सोशल स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, एक आपका फाइनेंशियल स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन दोनों में लिंक है. कैसे लिंक है? अगर सोशल स्टेटस इंप्रूव है तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी इंप्रूव है, यानी आप बहुत क्वालिफाइड हैं, you are knowing the 2, 3, 4 languages, आप अच्छे से अपने आप बहुत अच्छे हायर कॉलेजेस में या हायर एजुकेशन आपने ली है, आपने अपना स्टेटस बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है. तो क्या होता है, यू आर, और ये सब चीजें आप कब कर पाओगे? जब आपका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा. राइट. और ऑन अदर हैंड यू कैन से, अगर आप बहुत अच्छा पढ़े लिखे हैं तो यू आर गेटिंग गुड जॉब्स और आपका इकोनॉमिक स्टेटस भी अपलिफ्ट हो जाएगा. तो ये दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स है बट दे आर इंटरकनेक्टेड. Economic inequalities are caused due to the unequal distribution of wealth. Unequal distribution of wealth यानी कि पैसा, लाइवलीहुड अर्न करने में इनइक्वालिटीज हैं, क्योंकि लाइवलीहुड हम अपने स्किल्स के, अपने एजुकेशन के बेसिस पे ही तो अर्न करते हैं. हमें जॉब्स कैसे मिलेंगे? वो हमारी स्किल्स पे डिपेंड है, हमारी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड है कि हम कितना हायर पोस्ट पर अपॉइंट होते हैं या कितना हायर पैकेज हमें अलॉट होता है. और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स. राइट. So while social inequalities exist due to the caste discrimination, right? So वही बात आ गई है, caste discrimination यानी SCs, STs, OBCs, minorities और भी different religion के अंदर भी different caste discriminations होती है. तो caste discrimination जो कि social status पे इफेक्ट करती है और economic wealth यानी wealth से related matters भी, हमारे जो लोगों की livelihood है वो भी पैसा कमाने के जरिया जो है वो भी अलग है. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी है हमारी सोसाइटी में और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी है. नेक्स्ट पॉइंट इज बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज प्रिवेंट पीपल फ्रॉम अवेलिंग फैसिलिटीज एंजॉयड बाय द प्रिविलेज्ड वंस. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन रिजर्वेशंस. While drafting the constitution, Dr. B.R. Ambedkar tried the best to demolish the structure of the caste system and made equality a fundamental right.
So डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ज्यादा काम किया जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो उसमें क्या किया, लोगों के इक्वालिटी पर बहुत ज्यादा वर्क किया और उसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया. सो ही वॉज ऑल्सो वेल अवेयर ऑफ द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. उनको पता था कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है, किसके बेस पर, कास्ट के बेस पर. द दलित्स वर इल ट्रीटेड बाय द अपर कास्ट. किनको, दलित को यानी हरिजन्स को यानी शेड्यूल कास्ट को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है. दे आर ट्रीटिंग badly in the society. The Indian Constitution is the preamble. In its preamble proclaims the establishment of a social welfare state, since it aims to uplift the socially weaker sections of the society. तो Indian Constitution के preamble में भी क्या दिया गया, इक्वालिटी बताया है कि हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी है, बट स्टिल कहीं ना कहीं unequality exist करती है अभी भी. With this view in this mind, the government adopted the policy of reservation for socially and educationally backward classes. तो reservation की policy आई, introduce हुई constitution में, किसके लिए, social and backward classes के लिए. Besides giving reservation in parliamentary seats for SC ST, they were also given advantage in terms of a job, reservation, admission in schools and higher educational institution. तो उनको पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन है SCs and STs का, राइट. पार्लियामेंट में भी उनके लिए सीट्स रिजर्व हैं, और इसके साथ साथ इन हायर एजुकेशन स्कूलिंग्स में भी और आपके जॉब्स में भी, गवर्नमेंट जॉब्स में भी रिजर्वेशन यानी रिजर्व कोटा डिफाइन किया गया है. So likewise, SCs and STs and OBCs, the minorities are also given reservation in various aspects of their life so that they can improve or uplift their social status, right? पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और जितना एजुकेशन अच्छा इम्प्रूव करेंगे, जितना हायर एजुकेशन लेंगे, तो उतना ही हम आगे बढ़ेंगे. So education is must, and that is why the Constitution has given reservation in the schools, in the colleges, and for higher education as well. और government jobs में भी reservation quota है, reservation is given, and parliament में भी reservation is given for the upliftment of the social status. Right, children? So we have the glossary. The words and meanings have been mentioned. Denied, what does it mean, denied? मना करना. To state that something is not true, ये बताना कि ये ठीक नहीं है, ये सच नहीं है. This is called denied. Now minority, minority, what does it mean? The smaller number of or part of a group less than half, आधे से भी कम होना, यानी कि वो minority है. Offense, crime or illegal action, यानी कुछ भी आपने इलीगली किया है, so this is offense, right? So quick review, marginalized sections were looked down upon and many restrictions were imposed on them. तो marginalized group में क्या हुआ था कि उनको बहुत छोटा समझा जाता था और उनके ऊपर बहुत सारी restrictions थी. The scheduled caste, the scheduled tribes and other backward classes are the marginalized group. कौन है marginalized group में? Scheduled caste, scheduled tribes, OBCs, other backward classes, and minorities. The Adivasis have been deprived of their land and resources by the British colonial rules and influential sections of the society. तो जो आदिवासीज थे उनसे उनकी जमीनें हड़प ली गई थी, ब्रिटिशर्स ने उनकी जमीनें हड़प ली, और सोसाइटी में क्या हुआ, उनका जो स्टेटस है वो घटता चला गया. नेशनली द कम्युनिटीज नोटिफाइड एज माइनॉरिटीज एज मुस्लिम, क्रिश्चियंस, द सिख एंड बुद्धिस्ट एंड पारसीज. को हमारे कंट्री में किन किन कम्युनिटीज को माइनॉरिटीज में माना जाता है? मुस्लिम्स को माइनॉरिटीज में माना जाता है, क्रिश्चियंस आर इन माइनॉरिटीज, सिख्स भी माइनॉरिटीज में है, बुद्धिस्ट और पारसीज भी माइनॉरिटीज में आते हैं, राइट? सो चिल्ड्रन, फर्स्ट क्वेश्चन इज darken the circle of the correct option in the OMR sheet.
First is non-Hindu societies that did not come under the purview of the caste system. What is it? It is scheduled tribes. Next one, a traditional method of tribes to protect forest. ट्रेडिशनल मेथड क्या है जिससे कि ट्राइब्स फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे? फार्मिंग है, कंपोस्टिंग है, सैक्रेड ग्रूव्स और नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर इज सैक्रेड ग्रूव्स, यानी पूजा करते थे वो प्रकृति की, नेचर की, ट्रीज की, रिवर्स की, माउंटेन्स की. वो क्या करते थे? वर्शिप करते थे. द टर्म आदिवासीज मीन्स द ओरिजिनल inhabitants. The minorities have been identified on the basis of religion and language, right? तो इस basis पे minorities को define किया गया है. Dash seats have been reserved for OBCs in the government job. So 27% seats have been reserved for OBCs in the government job. So let's move to the next question, which is fill in the blanks. Options have already been given to us. फर्स्ट इज वर्णा सिस्टम. वर्ण सिस्टम जो ऋग्वेद से चल रहा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, system was developed during the Dash period. It is developed in the Rig-Vedic period, right? Next is the caste which are treated as untouchables. They are also known as scheduled caste. The term Adivasis means original inhabitants. 27% seats will be reserved for the OBCs in government jobs. And the fifth one, training is being provided in the tribal areas. कौन सी training? Vocational training, skill improve करने के लिए, कोई skills यानी कुछ सिखाने के लिए जो trainings दी जाती हैं, these are known as vocational training. So under true and false question, we have first statement, marginalization is experienced only in economic or social sphere. क्या सिर्फ economical और socially ही marginalization होता है? This is false. और भी बहुत सारे spheres है, right, जिसमें marginalization होता है. Under Article 342, certain tribes have been specified as scheduled tribe. This is true. Adivasis practice Hinduism, Islam और Christianity. This is false क्योंकि वो किसकी पूजा करते हैं? They are worshipping the nature. The Dalits belong to the scheduled caste. Yes, this is true. Next is Muslims are the main minority community. Yes, this is true. Children, next is answer the following question. First is what do you mean by minority groups? Minority group से क्या मतलब है या हम क्या समझते हैं? And the answer is minority groups are numerically smaller than majority population in a country. एक country में अगर कोई population कम है numbers में, right, तो वो minority groups होता है. So these groups may have different cultural, religious और linguistic characteristics, right? तो इनके अपने culture अलग होते हैं, language भी अलग होती है और इनके different religion, इनमें changes मिलते हैं. That distinguishes them from the larger population. और ये इनको अलग करता है किससे? जो majority है उनसे अलग होता है. So minority groups often require special protection to preserve their unique identities and to ensure that they are not discriminated against or marginalized within society. तो इन groups को हमें protection देनी पड़ती है so that ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए. किस लिए? ताकि ये मार्जिनलाइज ना हो जाए और इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो. नेक्स्ट इज व्हाई वर रिजर्वेशन पॉलिसीज कंसीडर्ड नेसेसरी? जो रिजर्वेशन पॉलिसीज थी वो बहुत जरूरी क्यों मानी जाती है? एंड द आंसर इज रिजर्वेशन पॉलिसीज वर कंसीडर्ड नेसेसरी to address historical injustice and social inequalities faced by marginalized communities. तो जो inequalities और जो भी injustice इन लोगों के साथ होता है, minorities के साथ या marginalized group के साथ, उसको रोकने के लिए reservation policies जरूरी थी. So they aim to provide better opportunities in education. ये किस लिए बनाई गई थी? इन पॉलिसीज का क्या एम था? ताकि इनको अच्छी एजुकेशन मिल पाए, एम्प्लॉयमेंट मिल पाए
and political representation, ensuring equal opportunities and promoting social inclusion for all citizens. Next question, in what ways tribal culture is significant for the people? तो ट्राइबल कल्चर जो है वो जरूरी है या सिग्निफिकेंट फॉर पीपल कैसे है? So the answer is tribal culture is significant for the people as it provides unique cultural identity, preserve traditional knowledge about nature and sustainability, enriches art and craft and emphasizes communal living and harmony with the environment, right? तो क्योंकि ये लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत स्किल्ड होते हैं, जो आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, प्लस इनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती थी, ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट नेचर, और इनके डिफरेंट इनके जो इनका कल्चरल हेरिटेज है उसके लिए, और इसके अलावा कम्युनल लिविंग विद हार्मनी, communal living and harmony with the environment, right? Question number 4, explain 2 reasons for the maximum marginalization of the आदिवासीज. हमें 2 रीजन बताते हैं जिससे कि आदिवासीज का मार्जिनलाइजेशन हुआ. So 2 reasons are Adivasis face maximum marginalization due to the loss of excess of forest. क्योंकि जंगल कटते चले गए तो क्या हुआ, उनका मार्जिनलाइजेशन हो गया क्योंकि फॉरेस्ट से वो बाहर आते गए, which were crucial for their livelihoods. क्योंकि उनकी लाइवलीहुड वो उनका जीवन का जीने का क्या मीडियम था, क्या माध्यम था, जंगल थे. तो जब जंगल ही कट गए तो ये इनकी मार्जिनलाइजेशन का एक रीजन है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. अब ये जंगल से जब बाहर आए, सो एज आई टोल्ड यू कि इनको कम वेजेस पर रखा जाता था क्योंकि इनको लैंग्वेज प्रॉब्लम था, इनकी ट्रेडिशन इनकी कल्चर में फर्क था, और प्लस ये हमारी सोसाइटी से अलग दिखते थे. सो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूडिंग अनफेयर वेजेस एंड लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. तो ये इतने एजुकेटेड भी नहीं होते थे और इनको हेल्थ केयर में भी लिमिटेड एक्सेस थे. तो ये 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से ये मार्जिनलाइज होते गए. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज सेफगार्डेड इन इंडिया? इंडिया में माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को कैसे सेफगार्ड किया जाता है? आंसर इज द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज सेफगार्डेड इन इंडिया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए गए हैं, आर्टिकल्स बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बनाए गए हैं जिनके थ्रू इनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाता है. रिजर्वेशन पॉलिसीज है, डिफरेंट रिजर्वेशन पॉलिसीज, जॉब पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसीज, राइट, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज बनाए गए हैं, एंड सपोर्ट फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एफर्ट्स टू प्रिजर्व देयर कल्चरल हेरिटेज. और साथ साथ इनके कल्चरल हेरिटेज को भी प्रिजर्व किया जाता है. तो इनके माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के थ्रू, प्रोविजंस के थ्रू सेफगार्ड किया जाता है. राइट चिल्ड्रन? So children, we have reached the end of the chapter. Hope you have enjoyed the session. We will meet in the next class of civics. Till then, bye and take care.